आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दिन चल रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से शुरू हुआ, शायद 10 जून तक चला था। 10 दिन तक ही चला था, 10 दिन तक, हाँ 10 दिन तक। और मुझे आज भी याद पड़ता है, हम टीवी पर इसका रोज रात को न्यूज़ में देखते थे। हाँ, वो लाइव कवरेज और फलान ठिकानों पता नहीं क्या क्या शाम को दिखाया जाता था साहब, न्यूज़ में आता था, आज ये हुआ आज वो हुआ। चलिए, ब्लू स्टार तो इसलिए हुआ क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी अकाल तख्त पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूँ ये देखकर कि वही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार नॉन स्टॉप एक नैरेटिव चला रही है, और वो नैरेटिव है नेवर फॉरगेट 1984। नेवर फॉरगेट 1984। कमाल है भाई, गजब इनका नैरेटिव चल रहा है। आइए तो ज़रा देखें क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। और किस किस के लिए चल रहा है। ओहो हो, विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको। भारत ने इस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है भारत के अनुसार भिंडरावाला। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी बाकायदा इनका महिमा मंडन कर रही है, इनकी फोटो लगाकर संत बता रही है। भाई कमाल है। अमरीक सिंह, एक और आतंकवादी जिनको भारत सरकार ने बता रखा है, उसको एसजीपीसी अपने ट्विटर हैंडल पर जगह दे रही है और कहते हैं नेवर फॉरगेट 1984, सिख जेनोसाइड, सिख होलोकास्ट। कमाल है। चलिए, और दुनिया भर की चीज़ें, अरदासें चल रही हैं। अच्छा, ये कौन है साहब? जनरल शाबेग सिंह, भारतीय सेना की ड्रेस में। अरे कभी थे भारतीय सेना में, इनको भी बड़ा शहीद वहीद बताया जा रहा है साहब। रियल कल्प्रिट इस पूरे मैटर में जनरल शाबेग सिंह ही मिलते हैं। उसका रीज़न बताएंगे क्यों। गुरु जी, साल में कम से कम 200 ट्रेन में सफ़र करता हूँ, 50 पैसे का इंश्योरेंस होता है। मैं स्पेशली फॉर्म डाउनलोड करके डिटेल भरता हूँ, सामान चोरी में मुझे मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिए इस पूरे मैटर में क्या है, किनको लेकर एसजीपीसी लगातार जो है ये ट्वीट कर रही है और बाकायदा दिखा रहे हैं कि देखो, जिसको आप आतंकवादी कहते हैं उसको तो हम ये मानते हैं। शाबेग सिंह ये कौन थे? भारतीय सेना में थे साहब, अधिकारी थे। और इन्होंने कई लड़ाइयाँ क्या मतलब, कई ऑपरेशंस में गए भारतीय सेना की तरफ से, कई ऑपरेशंस किए। यूजुअली हर अधिकारी जाता है, कोई अनोखी बात नहीं है। जो सेना में जाता है वो हर अधिकारी जाता है, कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ अनोखा किया। अनोखा इन्होंने ये किया कि इनके ऊपर चार्जेस लगे। और वो चार्जेस क्या लगे? चार्जेस ये लगे कि इन्होंने जोंगा जीप जो होती, जोंगा आता था, जोंगा की खरीद में इन्होंने करप्शन किया। सीबीआई ने इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए। उन चार्जेस के जब इनको फ्रेम किया गया तो इनको न सिर्फ इनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया, इनके जो ये है पद था, बल्कि इनको जेल में भी डाल दिया गया। बहरहाल लेकिन उसमें जो है इन्होंने शाबेग लिखा, तो हम शाबेग ही पढ़ेंगे। सुरेश अरोड़ा जी, हम सुबेग नहीं पढ़ेंगे। SHABEG लिखा है, जनरल शाबेग, है ना। और तमाम सारी जगह भी सुबेग कहीं नहीं लिखा, शाबेग लिखा हुआ है। अब आप लोग उसको सुबेग पढ़ते हो तो हमें मालूम नहीं, हम शाबेग ही पढ़ेंगे, है ना। क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये रहा कि इनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद में मौका देखा कुछ लोगों ने, और बहरहाल इनकी पैरवी वगैरह करी, उसमें निकल आए। करप्शन के बहुत कम चार्जेस में ही लोग जेल जाते हैं, ज़्यादातर लोग छूट जाते हैं। तो ये भी छूट गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये होने वाला क्या है। क्योंकि जब ये जेल गए उस समय जो आतंकवादी एलिमेंट है भिंडरावाला एंड कंपनी, उन्होंने इनसे संपर्क साधा और इनकी मदद करी कि हम तुमको वकील करा देते हैं, फलाना करा देते हैं, ठिकाना करा देते हैं और तुमको बाहर निकाल देते हैं, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। इनके मन में भरा गया। बहरहाल मन में भर गया, चाहे कुछ भी हो, वही गलत बात है। लेकिन इससे पहले की एक घटना और हुई। इससे पहले की घटना हुई कि इंदिरा गांधी ने इनसे कहा था कि आप बिहार जाइए और बिहार में जो आंदोलन चल रहा है उसको कुचल दीजिए। तो उन्होंने लेटर लिखकर वापस ये कहा था इंदिरा गांधी से कि पॉलिटिक्स में सेना को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। बताया जाता उसी के बाद जो है सीबीआई ने इनके खिलाफ एक केस डाला और उसमें इनको जेल हो गई। ये भी कहा जाता कि केस जो है फर्जी था, कुछ लोग कहते हैं केस असली था, ये बच गया क्योंकि करप्शन के उसमें बचते हैं। ये अपने आप में एक विवाद का विषय रहेगा। लेकिन केस असली हो या फर्जी हो, आप कहीं से कहीं तक अपने देश के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और लेकिन शाबेग ने ऐसा ही किया, शाबेग सिंह ने। उन्होंने बाकायदा अपना जो एक उस समय भिंडरावाले को उन्होंने ज्वाइन किया, और भिंडरावाले को ज्वाइन करने के बाद धर्म युद्ध मोर्चा इन्होंने बनाया। अब इस धर्म युद्ध मोर्चा के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि धर्म युद्ध मोर्चा जो ये धर्म युद्ध के नाम से जो बनाया गया, वो असल में बहुत बड़ा नासूर बन गया था भारत के लिए। कैसे बन गया था? बहुत सारे लोगों को लगता है सेना की क्या जरूरत थी, बहुत सारे लोगों को लगता है सेना की क्या जरूरत थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि शाबेग सिंह अपने आप में खुद सैन्य अधिकारी रहे थे, क्योंकि इन्होंने कई ऑपरेशन में भाग लिया था। और जब आप ऑपरेशन में भाग लेते हो, वो सबसे, देखिए, युद्ध में लड़ना और ऑपरेशन में भाग लेना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन में भाग ले रहे हो, उसमें बहुत तेज तर्रार ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका दिमाग अच्छा काम कर रहा हो, जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई हो, जिसने ट्रेनिंग को अच्छे से किया हो। तो शाबेग सिंह को कई ऑपरेशन में भेजा गया था, तो उनके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस का फायदा भिंडरावाले ने उठाया। जब ये जेल में थे, बोले कि हम तुमको निकाल लेंगे, तुम्हारे लिए हम वकील प्रोवाइड कर देते हैं। इन्होंने वकील प्रोवाइड करवाए, इनको बाहर निकाल लिया और धर्म युद्ध मोर्चा में आ गए। अब धर्म युद्ध मोर्चा में आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाकायदा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। और उस ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ कि क्योंकि इनको खुद को ट्रेनिंग मिली हुई थी कि किस तरह से काम किया जाता है, स्पेशल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, है ना। आजकल जो स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं ना इसको भारत में,
जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं। तो इनको एक एक चीज़ मालूम थी कि मुझे पहली बात तो ट्रेनिंग कैसे देनी है। इन्होंने वहाँ सारे लोगों को अपने जवान क्रिएट किए, अपनी फ़ौज क्रिएट करी। ना सिर्फ इतना, बताते कि बम बनाना भी शायद इन्होंने सिखाया, बहुत सारी और इनको लेकर तमाम सारी बातें। अंदर इन्होंने बम की फैक्ट्री, गोलियों की फैक्ट्री अंदर लगवा दी थी SGPC के अंदर। कुछ वीडियोज़ हैं पुराने हमने देखे, उसके अंदर जो है ये तमाम सारी बातें भी आई। हम वीडियो इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि कुछ चोर उचक्के जो है ना, चोटे टाइप के लोग, जो एक्चुअली दूरदर्शन का मटेरियल है लेकिन वो चोरी करके ले गए यहाँ से, और आज वो क्लेम करते हैं कि उनका मटेरियल है ना, तो उनसे कितने कोर्ट केस लड़ेंगे और कहाँ झगड़े पड़ेंगे, तो हम इसलिए वो वीडियोज़ नहीं चला रहे। ठीक है, क्लियर है। तो शाबेज़ ने जो है मेजर थे, मेजर जनरल शाबेज़ सिंह, मेजर जनरल शाबेज़ सिंह ने जो है पूरी ताकत के साथ इनकी मदद करी, और न सिर्फ इनको ट्रेनिंग दी, कमांडो ट्रेनिंग दी, बल्कि बम गोला बंदूक बनाना भी सिखाया, और वो तमाम सारी चीज़ें उस समय भारत के लिए नासूर बन गई जब भारत उसमें ऑपरेशन करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि इनको टैक्टिकल वॉरफेयर मालूम था, स्पेशल ऑपरेशन कैसे की जाती है इनको मालूम था, और इनको मालूम था कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सेना मूव करेगी, अगर सेना आती तो कैसे मूव करेगी। पुलिस आई, पुलिस को तो उन्होंने धाए उड़ा दिया, धनाधन सीधे गोली मार के, कोई अंदर जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इनकी पोजीशनिंग एक एक आदमी की इतनी ज़बरदस्त थी। आतंकवादियों को उन्होंने ऐसी पोजीशन करा था कि वो आर्मी कोई पोजीशन कर पाए, और बहुत शानदार पोजीशनिंग। मैंने कहा ना, भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। उस ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ कि पुलिस तो कहीं टिकी ही नहीं। इसके बाद में जब सेना को भेजा गया तो सेना की स्थिति भी ये हो गई कि सेना की कई कैजुअलिटीज़ हुई थी साहब इसमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1984 और वो अकाल तख्त पे फलाना चढ़ा दिया, ठिकाना चढ़ा दिया, नेवर फॉरगेट। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि निर्दोष भारत से प्यार करने वाले सच्चे भारत माँ के सपूतों को गोलियों से आतंकवादियों ने भून दिया था, बम से उड़ा दिया था। कई सारे लोग इसमें मारे गए थे। एक चीज़ इससे इन्होंने ये ज़रूर इंश्योर कर दी थी, एक चीज़ बड़े आराम से इन्होंने इंश्योर कर दी थी, इतना ताकत के साथ इन्होंने बैठाया था, और इतना ऐसा बेहतरीन चक्रव्यूह शाबेज़ सिंह ने रचा था, क्योंकि खुद ने इन्होंने ऑपरेशंस किए थे। इतना बेहतरीन चक्रव्यूह उन्होंने रचा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। अच्छे से अच्छा अधिकारी, शार्प से शार्प सेना का अधिकारी अंदर जाता था और वो वहीं खत्म हो जाता था, बाहर नहीं निकल पाता था। अच्छे से अच्छा, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट भारत के सेना का जवान जाता था और उसकी वहाँ मौत हो जाती थी, वो बाहर नहीं निकल पाता था, भाग भी नहीं पाता था। इनका चक्रव्यूह इतना खतरनाक इन्होंने, ये सब कुछ शाबेज़ ने किया था क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब एक चीज़ इस पूरे चक्रव्यूह में इन्होंने इंश्योर कर दी कि कम से कम आप पैदल आकर, जमीन पर अगर आप पैदल आ रहे हो और पैदल आकर अगर आप सोचो कि आप अंदर आ जाओगे तो ये असंभव है। अगर आप पैदल सोच रहे हो कि आप यहाँ पर आकर कब्जा कर लोगे, हमें यहाँ से निकाल दोगे, हम आतंकवादी, हमने कब्जा कर लिया है, तो आप हमको यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। और वही हुआ। भारतीय सेना पूरी लाख कोशिशों के बावजूद पैदल इसमें नहीं जा पाई। आखिरकार जब लोगों को ये समझ में आया, कई कैजुअलिटीज़ के बाद ये मीटिंग हुई और उच्च सैन्य अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को बताया कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉन्कर सकाल तख्त ऑन बेयर फुट, जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है, इसको पैर पे जाकर, अपने कदमों पे चलकर तो हम इसको कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि भाई अब तो ये ऑप्शन बचा है कि हम इस पर रॉकेट दागे, गोले दागे, यही एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हम अंदर तो जा ही नहीं सकते, और वहाँ से वो AK-47 से गोलियां चला रहे हैं, तो कोई हमारे लिए बचने का कोई चांस ही नहीं है। आखिरकार जब इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई थी भारतीय सेना की, तब जाकर इंदिरा गांधी ने जो है, उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, आपको फ्री हैंड है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। तब भारतीय सेना ने एक लास्ट वार्निंग इनको दी थी कि जितने भी लोग हैं वो बाहर आ जाएं, क्योंकि अब हम अपना ऑपरेशन पूरी फोर्स के साथ में लागू करेंगे, चालू करेंगे। क्योंकि भारतीय सेना गई है तो खाली हाथ तो लौट नहीं सकती, तो पक्की बात है। ये भारतीय सेना के मनोबल की भी बात थी। बहरहाल किसी ने कोई जवाब वहाँ से आना नहीं था, जो जवाब आया गोलियों से आया। लेकिन उस जवाब के बाद भारतीय सेना ने जो ताबड़तोड़ रॉकेट की फायरिंग और जो गोलों की फायरिंग करी है, उसके बाद एक के बाद एक इनकी धज्जियाँ उड़ गई। न सिर्फ इतना हुआ, बल्कि एक सबसे मज़ेदार बात जो है, जो वहाँ पर रिकॉर्डेड, जो एक आर्मी के मेजर हैं या अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं उस समय पर, और वो दिखा रहे हैं बाकायदा छत, और आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि अंदर इनका क्या हुआ। अंदर जो इनका आर्म्स एंड एम्युनिशन रखा था वही ब्लास्ट होने लगा, उसमें पटाखे की तरह से, जैसे पटाखों में आग लग जाती है ना, ऐसे ब्लास्ट, धड़ाधड़ 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 ब्लास्ट हो गया। तो अंदर से जो गुंबद होता है ना, वो अंदर से डैमेज थे, गुंबद अंदर से डैमेज थे। बाहर से तो जो थे सो थे, जो दीवारें थी, गुंबद अंदर से डैमेज थे। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आपने उस जमाने की एक फोटो देखी होगी, और वो फोटो है कि जो स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, उसके गुंबद पे से वो निकला हुआ पतरा निकला हुआ, सोने का, पीतल का, जो भी था वो पतरा निकला हुआ। ये कहा जाता है कि भारतीय सेना ने इसको निकाला। वो जो तोड़फोड़, इसको कहा जाता है भारतीय सेना ने तोड़फोड़ करी। ये पूरी तरह से गलत है, ये झूठ है, फरेब है। हमारे पास में वो वीडियो है जिसमें आपको खालिस्तानी आतंकवादी उस पतरे को तोड़ते हुए दिखेंगे, खालिस्तानी आतंकवादी खुद स्वर्ण मंदिर को तोड़ते हुए दिखेंगे, यानी हरि मंदिर साहब को तोड़ते हुए मिलेंगे। ऐसे तमाम सारे वीडियोज़ हैं जो आज भी इस बात की गवाही देते हैं। तो उस समय भी 1984 में जब आतंकवादियों ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था, तभी भी यही नैरेटिव चलाया गया था कि सेना ने तोड़ा, जबकि खुद ने तोड़ा, और विक्टिम कार्ड क्या खेला कि सेना ने तोड़ा। आज भी कुछ कमोवेश स्थिति वैसी ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अमित बैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर शाबेज़ सिंह की कहानी थी। शाबेज़ सिंह को आज की ही तारीख में 6 जून 1984 को गोलियों से भून दिया गया था। भारतीय सेना ने इनको गोलियों से भून दिया। जब कोई भी पूर्व अधिकारी ही क्यों ना रहा हो, लेकिन यदि वो देश के खिलाफ काम करता है, भारत के जो जवान हैं उनकी जब जान पर बनाती, जब उन पर गोली चलाता है खड़ा होकर सामने से, तो उसका हश्र यही होना चाहिए, और बिल्कुल सही हुआ। वो अगर नितिन शुक्ला भी हो तो उसका हश्र भी ऐसा ही होना चाहिए।
कल अगर मैं भी अगर अपने देश के जवानों पर अगर गोली चलाने लगूं तो मेरा हश्र भी यही होना चाहिए। विकास दुबे के मामले में भी हमने यही कहा था, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ, नो। अगर आप कानून तोड़ोगे तो गोली ही आपका अंत होगी, इसको लिख लीजिए। और ये परंपरा होनी चाहिए हमारी कि ट्रेडिशनली हम ऐसे ही हैं, ये लुंज पुंज वाला काम नहीं चलेगा। तो खैर इस पूरे मैटर में शाबेज सिंह को उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया था। आज के दिन शाबेज सिंह की मृत्यु हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, उससे भी बड़ी बात यह है कि शाबेज सिंह की जब अंतिम संस्कार किया गया तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। जबकि देखा जाए तो इन्होंने सेना के साथ ही गद्दारी करी थी। मैं आज तक एक चीज़ नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार रिलीजियसली आप इनका कर सकते हो, जिस धर्म से आते हो उस धर्म के अनुसार, लेकिन सैन्य सम्मान के साथ करना ये थोड़ा समझ में नहीं आया। खैर, तो कुल मिलाकर जो है ये शाबेज सिंह की कहानी थी, जिसको लेकर आज जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज शहीद बताती घूम रही है। भारत सरकार ये तय करे कि ये शहीद हैं या फिर ये आतंकवादी थे। और कोई बड़ी बात मत समझिएगा कि भारत सरकार ये तय कर दे कि नहीं आतंकवादी नहीं थे। दरबार साहब जी के अभा मंडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਇਕੱਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਕੱਦੂ ਘਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇਹ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ 84 ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, बड़े गजब की बात है। हर चीज़ में जो है भारत सरकार की बात होती है। ये नहीं बताया जाता कि किसकी सरकार थी। भारत सरकार, इनकी लड़ाई भारत सरकार से नहीं, जो भी भारत सरकार में रहेगा उससे लड़ाई है इनकी। और बीजेपी आरएसएस को तो छूटते ही गाली देना है। बहरहाल अभी बीजेपी फिर से शिरोमणि गुरुद्वारा कौन सी शिरोमणि अकाली दल के साथ में फिर से शायद पैक्ट में जाने वाली है। वोट बैंक के लिए शायद जा रहे होंगे, लेकिन जिनके साथ जा रहे हैं वही इनको गाली देते हैं। मतलब इनके साथ इतना बुरा बर्ताव तो एक निचले दर्जे के नौकर के साथ भी कोई नहीं करता। निचले दर्जे का नौकर मैंने कहा, उसके साथ भी कोई नहीं करता। इतना बुरा हाल बीजेपी का। लेकिन बीजेपी को आदत है कि कोई थूकता रहे, चाटते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका बैग लेके चलते रहेंगे। ऐसी कुछ आदत है पंजाब के अंदर इनकी। बहुत ही मरा गिरा और सम्मानहीन, आत्मसम्मान है ही नहीं, रीढ़ विहीन कैडर लगता है इनका वहाँ का। खैर बहरहाल वो पार्टी वो अपने आप से देखे। सो कुल मिलाकर जो है इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी कीमत पर भूलेंगे नहीं। लोग चाहते हैं कि हम भूल जाए, लेकिन हम भूलेंगे नहीं। 1984 नहीं भूलेंगे। अच्छी बात है। 84 से पहले वो पूरा एक दशक वो कौन याद दिलाएगा जब लोगों को सिर्फ इसलिए बसों से उतार के गोली मार दी गई थी कि वो हिंदू हैं। नाम पूछकर मुसलमानों को अलग कर दिया गया था। और वो मारने वाले कौन थे? वही कट्टरपंथी थे, वही खालिस्तानी थे। आज ये सारी बातें इनको शहीद बताया, सब कुछ हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जा रहा है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ रहा है। गजब है। चलिए कोई नहीं, और भी लोगों के बहुत सारे बयान हैं, लेकिन इन बयानों के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये देखिए आप ऊपर फोटो किन किन की लगी है, जिन्हें भारत सरकार ऐसा कहती है कि भाई वो कि ये जो है आतंकवादी। भाई भारत सरकार ये बता दे कि आतंकवादी हैं या नहीं, हमारे लिए मैटर खत्म होगा। क्योंकि जनता भी बड़ी कंफ्यूज है इस चक्कर में। जनता को भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। फोटो तमाम सारी लगा दी गई हैं और इसके साथ में अरदास चल रही है। ये किस चीज़ की एक जो कहते हैं ना परिपाटी डाली जा रही है। और अगर ये गलत नहीं है तो फिर याकूब के जनाजे में जाने वाले लोग गलत कैसे हो जाएंगे? भाई जो जैसा है वैसे ही तो उसको देखा जाएगा। आपने कहा ये आतंकवादी, भारत सरकार ने कहा ये आतंकवादी, तो फिर याकूब भी तो आतंकवादी था। अगर यहाँ पर लोग इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो अगर याकूब वाले कर रहे हैं तो उसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो डबल यार्ड सिक्स कैसे हो जाएगा सर? ये तो हमको सोचना पड़ेगा, है ना। इसको ज़रूर थोड़ा सा सोचें, ठीक है।